कहने का मतलब ये है कि आप जहां चीटिंग चलता है वैसे डिग्रियों पर भरोसा करके आप बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनाते हैं। और इसका पोल भी खुला, आपको हर जगह पत्रकारों ने पोल खुला कि अभी नीमा कोल वाला हाल ही में मामला जो उजागर हुआ, जिस टीचर को एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग तक नहीं आया, वैसा अनपढ़ जाहिल और बददिमाग शिक्षक को आप रख करके क्या करेंगे? मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक को रख के आप क्या करेंगे? और वैसे शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री गर्व करवाते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर शिक्षा को बेहतर कर दिया गया है। तो आप लोग जाएंगे तो क्या कहेंगे? वो यही तो बोल रहा हूँ, कैसे गर्व करने की बात है? वो अनपढ़ जाहिल और बददिमाग मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक को अगर आप नियुक्त करेंगे तो पूरे बिहार के गरीब बच्चा को मानसिक रूप से विकलांग बना देगा ना। पूरे मानसिक रूप से विकलांग बना देंगे इस राज्य को, इस देश को। कहाँ जाएगा ये देश? कहाँ जाएगा ये देश? गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में। पूरा गरीब जो सोसाइटी है, पुअर सोसाइटी है जो अपने राज्य का है, वो सब का सब मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। और STT 2019 का जो मामला है महोदय, उसमें यही किया गया था कि डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ प्रथा को समाप्त करके और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति ले। हम लोग फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, मेरिट में आ जाते हैं विज्ञापन के अनुसार, और जब नियुक्ति की बारी आती है तो सरकार कहती है कि नहीं, हम पुराना वाला सिस्टम लागू करेंगे, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, यानी एकेडमिक बेसिस पे हम मेरिट लगाएंगे। तो एकेडमिक बेसिस पे जो मेरिट लगाएंगे तो जो प्रतियोगिता परीक्षा में मेरिट में आए हैं वो तो सब बाहर हो जाएंगे ना। और जितना चोर चंडाल वो अनपढ़ जाहिल और बददिमाग और मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे वो शिक्षक बन जाएंगे। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। और हम लोग मांगे क्या है? हमारा मुख्य मांग ये है कि अनपढ़ जाहिल और बददिमाग शिक्षकों की नियुक्ति एकेडमिक बेसिस पर ना करे सरकार, प्रतियोगिता परीक्षा STT मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे। तो इसमें गलत क्या है? सरकार को ये गलत क्यों लग रहा है? ये नीति गलत क्यों लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि पढ़े लिखे शिक्षक सरकारी विद्यालय में जाएं, क्योंकि पढ़े लिखे शिक्षक सरकारी विद्यालय में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि राज्य के लोग समझदार बन जाएंगे, और समझदार बन जाएंगे तो ताकतवर बन जाएंगे, अपने अधिकार को लेना समझ जाएंगे, DMSP के ताकत को समझ जाएंगे, DMSP को अपना नौकर समझेंगे, जो अभी तक DMSP को अपना मालिक समझते हैं लोग। मतलब कहीं ना कहीं सरकार की नीति ही है, आप लोग सरकार की नीति है, हमको नहीं, पूरे बिहार को कंगाल बनाना, मानसिक रूप से विकलांग बनाना। कुल कितने आप लोग पास आउट विद्यार्थी? हम लोग 30,675 मेरिट में हैं, समझे, और सब लोग तेज तर्रार लोग हैं। और अनिल, क्या लगता है कि महज 30,600 कुछ ही लोग की ज़रूरत है क्या बिहार में? शिक्षकों के जितने पद खाली होंगे उतना ही ना शिक्षक की भर्ती होगी। आपको लगता नहीं है कि और भी शिक्षक, आप जैसे होनहार शिक्षक को नियुक्त किया जाए ताकि बिहार को और गौरवान्वित किया जाए, ताकि हम बाहर कभी भी जाएं तो हमें भैया कहकर ना बुलाएं? नहीं, तो यही तो बात है, भैया कहकर क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि आप अनपढ़ जाहिल बददिमाग शिक्षकों की नियुक्ति कर देते हैं और वो रोल मॉडल बन जाता है, वो बिहार का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आप जैसे पत्रकारों को स्कूल में जाने पर रोक लगा दिया जाता है। वो तो कई बार रोक लगाया जाता है। क्यों रोक लगाया जाता है? क्यों रोक लगाया जाता है? मेरे जैसा टीचर अगर सरकारी विद्यालय में शिक्षक बन के जाएगा तो आप जैसे पत्रकारों को रोकने की जरूरत है? मैं रोकूंगा? मैं आपको बैठा करके चाय नाश्ता करवाऊंगा, महाराज आइए बैठिए, पूछिए और पूछिए और पूछिए। जैसे आज मैं आपको बुला करके इंटरव्यू देता हूँ, स्कूल में जाऊँगा तो वहाँ भी बुला करके इंटरव्यू दूंगा और सरकार की कमियों को बताऊँगा कि स्कूल का व्यवस्था सुधारा जाए। तो पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार से डरा नहीं जाता है, पत्रकार से दोस्ती किया जाता है। अनिल, आपके साथ तो कुछ महिलाएं भी होंगी? बहुत, 15,000 के लगभग महिलाएं हैं, 15,000 पुरुष हैं। 15,000 हैं, लेकिन चूँकि गर्मी बहुत है तो महिला अभ्यर्थी मेरे साथी अभी आ नहीं पा रहे हैं, आएंगे। शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं थोड़ा, इसीलिए इतना गर्मी देख रहे हैं। कुछ काम जी STT का मामला है, ये 9, 10, 11, 12 का सीनियर मामला है, तो ज़्यादातर महिलाओं के शादी भी हो जाते हैं, तो इससे भी समस्या है आने में। हमारे 2 बहन आए हुए हैं। तो कहिएगा, आप दोनों से एक सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। जी बिल्कुल। वो हमेशा 3 चीज़ करते हैं: बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बिहार में महिलाओं को संरक्षण और आरक्षण, ये तीनों चीज़ दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 10th पास किए होंगे अच्छे नंबर से तो प्रोत्साहन के लिए कुछ पैसा मिलता है, साइकिल मिलता है,
वैसे ही 11th और 12th और ग्रेजुएशन में भी पास होती हैं तो पैसा देकर दिया जाता है, मगर वही बेटी जब आगे बढ़कर प्रतियोगिता परीक्षा में पास होकर नौकरी ले लेती है तो उसे नौकरी क्यों नहीं दिया जाता? वही तो दुर्भाग्य है ना कि पहले बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी जब पढ़ लिख जाती है तो उसको रोड पर बैठा देते हैं, क्योंकि हम लोग को रोड पर बैठा है ना, हम लोग मेरिट लिस्ट में चयनित हैं। हमारा जो अच्छा नंबर से पास करके भी हम आज रोड पे बैठे हुए हैं, अब भीख मांग रहे हैं उनसे नौकरी की, तो ये दुर्भाग्य की बात है ना। शादीशुदा हैं, आपके पास कई एक और जिम्मेवारी होंगी, घर को भी देखना होगा। ये घर की जिम्मेदारी बच्चे की प्लस बच्चे की जिम्मेदारी, उन बच्चों को इस गर्मी में छोड़ के हम यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, मतलब सरकार की मंशा ऐसे नहीं, कहाँ हमारे लिए कहाँ कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए कहाँ कुछ कर रही है। हम 4 साल से पास करके बैठे हुए हैं, 4 साल से हम रोड पे भटक रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे क्या मंशा है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हम लोग ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक जो बहुत अहम मुद्दा है वो सिर्फ एक राजनीति होती है, अपने आप को बनाए रखना। सत्ता पावर का नशा एक बार लग गया तो उसके बाद वो आसानी से तो हाथ से जाने देंगे नहीं, और उसको बनाए रखने के लिए आपको मुद्दा चाहिए जो हमेशा आप चोट करते रहें जिस पे। तो यहाँ पे शिक्षा रोज़गार जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा में तो सुधार तभी संभव है जब आपकी नीयत वैसी होगी, और जो भी कुछ अभी परिदृश्य रहा है सरकारी स्कूलों का, शिक्षकों का, जो भी धांधलियाँ हुई हैं या जो भी तथ्य उजागर हुए हैं, तो वो सब कुछ एक बार फिर से उसी ओर इशारा करता है कि जो नीतीश कुमार जी का वादा रहा जब वो सत्ता में आए थे कि शिक्षा में जो सुधार होगा, जो क्रांति आएगी, उससे बिहार का परिदृश्य बदलेगा। आप अपना नाम बताइए ना एक बार। रश्मि जी। रश्मि, तो ये तो और अच्छा बात है ना कि आप जैसे शिक्षक जो हैं वो बहाल हो ताकि बच्चों का भविष्य और उज्जवल करे, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर अभी भी आज के डेट में भी शिक्षा को बहुत निचले स्तर में देखा जाता है। लोग यहाँ के बच्चे जो हैं अगर 10वीं पास हो जाते हैं तो उनके माता पिता बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो ये तो और अच्छी बात है ना। तो सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? ये सवाल तो आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे, सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही है। सरकार की नीति जो है या नीति उनकी जो है, ये तो आपको सरकार ही बेहतर समझा सकती है, लेकिन हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि सरकार सच में इस तरफ से कहीं से भी गंभीरता नहीं दिखा रही है। जो काम उनको करना चाहिए वो ना करके पैसे कहीं और खर्च किए जा रहे हैं। चाहती है गन्ना जो हो रही है, क्या वो सबसे ज़रूरी था अभी बिहार में? ये होना ज़रूरी था? उससे भी अहम मुद्दे हैं जिस पे आप वो पैसे, जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, वो खर्च कर सकते थे, स्थिति को सुधारा जा सकता था। हम लोग 4 साल से जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पिछले 1.5 साल से जो रिजल्ट आने के बाद, स्कोर कार्ड आने के बाद की जो हमारी स्थिति है, इसे सुलझाने में कितना समय लगता सरकार को? जितने नीति निर्माता है, IAS ऑफिसर से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वहाँ पे, वो सब अगर काम कर भी रहे हैं तो ये इतनी लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मंशा है इसे और लंबा खींचने की। 6ठा चरण जो है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। 7वें चरण की भी बात हो रही है तो सिर्फ प्राथमिक की बात हुई है, माध्यमिक के लिए अभी भी कोई स्थिति क्लियर नहीं की है उन्होंने। तो हम लोग किस भ्रम में और किस उम्मीद में कितने दिनों तक ऐसे भटकते रहेंगे? बिल्कुल, एग्जाम देने से पहले हुआ था सर। एग्जाम देने से पहले घर वाले तो काफ़ी खुश हो गए होंगे कि भाई मिठाइयाँ बट गई मेरे घर में, मेरे इज्जत का तो नीतीश कुमार जी सत्यानाश कर दिए। क्योंकि मेरे पड़ोस में अभी भी पूछता है, तो जब भी कोई पूछता है ना, उस दिन हम 100 मौत मरते हैं। सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत शर्म आती है। कोई पूछता है कि अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, हम क्या बताएं, हमको शर्म आती है कि हम किस राज्य में हैं कि अभी तक 4 साल से भटक रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरा। बिल्कुल, क्योंकि ये साधारण सी बात नहीं थी ना। हम लोग उस वक्त मैं प्राइवेट जॉब में थी, और प्राइवेट जॉब में रहते हुए बहुत मुश्किल होता है अपने लिए समय निकाल पाना। आप समझिए, कोरोना काल में 2 साल जो कोरोना का स्थिति रहा, उस बीच स्कूल में पढ़ाना, हम लोग 24 घंटे के मजदूर हो गए थे स्कूल के लिए, तो हम लोगों को अपने लिए भी समय नहीं मिलता था। उस बीच में भी, इस कंडीशन में, एडवर्स सिचुएशंस में, इस एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपरेशन की, और बहुत उम्मीद से एग्ज़ाम मैंने दिया था, पर ये नहीं पता था कि मेरिट में कहीं नाम आएगा। पर जो ये रिज़ल्ट आया तो लगा कि सच में मेहनत का कोई फल मिला है, जिसको कहते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो वो उस समय रियलाइज़ हुआ कि इतनी मेहनत के बाद भी, शरीर और मन थकाने के बाद कुछ मिला है, लेकिन उसकी इन्होंने जैसी की ऐसी की तैसी करके रख दी है। जैसे डिले होने लगा होगा, घर वाले भी परेशान, घर वाले परेशान है, साथ ही साथ घर वाले अगर साथ दे भी तो समाज उन्हें साथ नहीं देने देता है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद ताने वो सुनते हैं और उस ताने का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। सवाल हमारे पास 2 तरफा आने लगता है, घर पे माता पिता का, और समाज में निकलने के बाद रिश्तेदारों का, सगे संबंधियों का, आस पड़ोस वालों का। तो हम लोग दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, और सरकार हमें मतलब हर तरीके से तिरस्कृत कर रही है, सो अलग।